मोहन भागवत आ रहे हैं, इनके आने की कोई बड़ी वजह है नहीं, इनकी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ़ अपने ही लोगों से मिलने आ रहे हैं और मुझे लगता है कि जो भारत में पिछले डेढ़ महीने में हमने देखा है, 2 महीने में कि इनका बैंड बज गया है आरएसएस, बीजेपी का, इनको जगह-जगह। तो यहाँ पे लोगों में खलबली मची हुई है, इनके जो भक्त बैठे हैं यहाँ पर, आरएसएस के जो बैठे हैं लोग, एनआरआई कम्युनिटी में, उनको ये समझाने आ रहे हैं कि भाई परेशान मत हो, अब सब ठीक है। जभी भी अमेरिका में इनके बारे में जाके बताओ या क्लेम करो या किसी को समझाओ, नेता को बताओ, कोई रिपोर्ट करो कि एचएसएस और कुछ नहीं, आरएसएस का ही एक तरीके से बच्चा है, तो ये खड़े हो जाते हैं, नहीं, 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 हम तो अमेरिकन हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम वैचारिक दृष्टि से हम एक हैं। किस तरह से ये समाज पर अमेरिकी समाज को ये बता सकें कि हम ही सही लोग हैं और ये हो नहीं पा रहा है, ये कर नहीं पा रहे। और इसी सिलसिले में मोहन भागवत यहाँ पर आए हैं और आप देखिएगा, भगवान ने चाहा तो 29 अगस्त को जितने लोग अंदर होंगे, उससे ज़्यादा नारेबाज़ी तो बाहर हो रही होगी वहाँ पर। जब तुम रजिस्टर्ड ही नहीं हो इंडिया में, तो तुम्हारी मेंबरशिप की लिस्ट कहाँ से? तुम्हारे पास पैसा है जो तुमने बहुत ही ऊल-जलूल तरीके से तुमने भ्रष्टाचार के ज़रिए तुमने कमाया है। क्योंकि बीजेपी से बड़ी कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट होती थी, लेकिन बीजेपी के बराबर भ्रष्ट पार्टी तो कोई है ही नहीं और मैं फाइनेंशियल करप्शन की बात कर रहा हूँ। क्या है ये दिन-रात जो इंडिया में करते हैं ये, वही ये अमेरिका में करते हैं कि दिन-रात नए-नए, नए-नए संगठन बनाते रहते हैं। जैसे कि आपने एक को पकड़ा, हमने एक को एक्सपोज़ किया, हमने बोला अरे! ये तो एचएसएस, ये तो हिंदूवादी संगठन है, हिंदूवादी भी नहीं, हिंदुत्ववादी संगठन है। जब हम यहाँ के लोगों को बताना शुरू करते हैं, यहाँ नेताओं को सरकारी दफ्तरों में जाके हम यहाँ इंटरफ़ेथ प्लेटफ़ॉर्म्स पे सोसाइटी में जाके बताते हैं, तो फटाक से एक दूसरा संगठन बना लेते हैं ये। नमस्कार, मैं हूँ निधीश त्यागी और आप हैं हरकारा डीप डाइव पर। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं वॉशिंगटन डीसी से अजीत शाही जो पत्रकार रहे हैं और अब राजनीतिक विश्लेषक हैं। और मैं उनको लंबे समय से जानता हूँ और हम लोग आज बात करेंगे एक बहुत ही विवादास्पद जो एक दौरा हो रहा है राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक का, मोहन भागवत का, कनाडा और अमेरिका की तरफ। जो कि बहुत इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं और उसको लेकर वहाँ पर एक तरह से और ये इसलिए भी वो आरएसएस और मोहन भागवत इसको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये 100वाँ साल है उनका और वो दुनिया को बताना चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है कितना जो उनका जो वसुधैव कुटुंबकम और इस तरह के जो कुछ संस्कृत के शब्द हैं और उन चीज़ों को लेकर वो गलतफ़हमियों और दुष्प्रचार का जवाब देना चाहते हैं और वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दुनिया को देना चाहते हैं अमेरिका और कनाडा की धरती पर जाकर। मंगलवार को शायद वो पहुंचेंगे और 30 तारीख को न्यूयॉर्क में एक बड़ा सा मेडिसन स्क्वायर गार्डन जो वहाँ पर है, एक बड़ा आयोजन है मोहन भागवत का, जहाँ पर वो शायद वहाँ संबोधित करेंगे उसको। तो अजीत, आपका स्वागत है इस पूरी इस बातचीत में और इसको लेकर मेरे ख्याल से भारत में कम लोग जानते हैं और वो लोग भी शायद सब कुछ नहीं जानते होंगे जो लोग अमेरिका या बाकी जगह पर हैं और यहाँ से अप्रवासी हैं या जो जो यहाँ से वहाँ पे गए हुए हैं। तो ये कार्यक्रम शायद उन दोनों के काम का हो कि इससे हम समझ पाएँ कि ये इसका इरादा क्या है। इसको हम जब ये इनका ये दौरा खत्म हो जाएगा, हम दोबारा फिर बात करके समझेंगे कि ये जो वो निकले थे जो करने, उसमें से कितना कुछ हासिल हुआ या नहीं हुआ। देखिए, ये आरएसएस का खुद का इवेंट है ये। आरएसएस का जो एक संगठन है यहाँ अमेरिका में, जिस पर ये कहते हैं कि हमारा उनसे कोई लेना-देना नहीं है, वो स्वतंत्र संगठन है, उसका नाम है एचएसएस। इंडिया में ये नाम देते हैं आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अमेरिका में ये नाम देते हैं एचएसएस, हिंदू स्वयंसेवक संघ। इनके सारे लोग जो हैं वो वही लोग हैं जो आरएसएस से इन्फ्लुएंस होकर, आरएसएस से शिक्षा लेकर, आरएसएस फैमिली, आरएसएस परिवार से जुड़े होते हैं। जभी भी अमेरिका में इनके बारे में जाके बताओ या क्लेम करो या किसी को समझाओ, नेता को बताओ, कोई रिपोर्ट करो कि एचएसएस और कुछ नहीं, आरएसएस का ही एक तरीके से बच्चा है, तो ये खड़े हो जाते हैं, नहीं, 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 हम तो अमेरिकन हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम वैचारिक दृष्टि से हम एक हैं।
इन्होंने एक जो अभी संगठन बनाया है, जिसको पिछले साल बनाया इन्होंने, जो संगठन ये कार्यक्रम कर रहा है न्यूयॉर्क शहर में 29 तारीख को, उसका नाम है अमेरिकन हिंदूज़ फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग। ये नरेंद्र मोदी को बहुत पसंद है कि इस तरीके के जुमले बनाना कि वो कुछ वो उसका शॉर्ट फॉर्म ऐसा होता है कि आपको समझ में आए। मागा और मेगा बोल दिया था उन्होंने, ठीक है? जी। तो ये अहेड AHEAD अब ये क्या संगठन है जो ये इनका कार्यक्रम कर रहा है? ये पिछले साल ही इसको अमेरिका में बनाया और ये टैक्स एग्जेम्प्ट स्टेटस भी मिल गया है इनको जो है, ठीक है ना? इसमें जो 3 मेन लोग हैं, एक साहब है उनका नाम है सुदेश अग्रवाल, एक साहब है नरेश राजन्ना और एक साहब है रसित विष्णुराम। ये तीनों कौन लोग हैं? ये तीनों HSS के अपने नुमाइंदे हैं ये। तो ये क्या है, ये दिन-रात जो इंडिया में करते हैं ये, वही ये अमेरिका में करते हैं, कि दिन-रात नए-नए संगठन बनाते रहते हैं। जैसे कि आपने एक को पकड़ा, हमने एक को एक्सपोज़ किया, हमने बोला, "अरे! ये तो HSS ये तो हिंदूवादी संगठन है, हिंदूवादी भी नहीं, हिंदुत्ववादी संगठन है।" जब हम यहाँ के लोगों को बताना शुरू करते हैं, यहाँ नेताओं को सरकारी दफ्तरों में जाके हम यहाँ इंटरफ़ेथ प्लेटफ़ॉर्म्स पे सोसाइटी में जाके बताते हैं, तो फटाक से एक दूसरा संगठन बना लेते हैं ये। ठीक है? तो अब इन्होंने इसका नाम रखा है अमेरिकन हिंदूज़ फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग। इनका जो एक बंदा है, जो मेन इनकी जो इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर रहा है, उसका नाम है सौमित्र गोखले। सौमित्र गोखले जो है, वो वीज़ा पे आया था इंडिया से, उसको आइडेंटिफ़ाई किया कि वो योगा इंस्ट्रक्टर है। ठीक है ना? आज तक आप ढूँढ के दिखा दीजिए कि उसने कहीं अमेरिका में जाके योगा सिखाया हो उसने कहीं पे और कुछ नहीं करता, वो सिर्फ़ आरएसएस को इंस्टीट्यूशन को यहाँ पर कब्ज़ा करने की कोशिश करता है यहाँ पे। अगर आप ये देखेंगे कि एक संगठन जो मई 2025 में बना अमेरिका में, वो अगस्त 2026 में यानी कितने महीने बाद 15 महीने बाद वो इतना बड़ा कार्यक्रम न्यूयॉर्क में कर रहा है कि 125 संगठन उसके साथ मिले हुए हैं। तो कहाँ से पैसा आया? ये क्या संगठन है? इसको कौन फंड कर रहा है? इसकी क्या बुनियाद है? कहाँ से लोग हैं? ये और कुछ नहीं है। ये सिर्फ़ ये जैसे नरेंद्र मोदी जाते हैं अलग-अलग मुल्कों में और अब तो ये भी है कि हमने पढ़ा था कि ऑस्ट्रेलिया में जाने कहाँ कोई बता रहे थे। एक वो भी चल रहा था, वो कह रहे थे कि भई वो पूछते हैं कि भई हमारे लिए कोई अवार्ड है क्या? तो खुद ही प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते हैं और खुद ही जाके अवार्ड लेते हैं। वही हाल आरएसएस का है। ये खुद ही प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज़ करते हैं और ये अपने आप को आपको मैं बताऊँ बैकग्राउंड इनका कुल जमा यहाँ है, ये है अमेरिका में। इनके दर्जनों संगठन हैं। जैसे इंडिया में है आरएसएस वैसे यहाँ है एचएसएस 1989 में उसकी स्थापना की इन्होंने। इंडिया में है विश्व हिंदू परिषद, यहाँ पर है विश्व हिंदू परिषद ऑफ अमेरिका। इंडिया में विश्व हिंदू परिषद बना 1964 में और अमेरिका में विश्व हिंदू परिषद ऑफ अमेरिका इन्होंने बनाया 1970 में। उनकी वेबसाइट, उनके लोग, उनके काम आप सब उठा के देख लीजिए, सारा मैच करता है। वो बाबरी मस्जिद के विध्वंस की फ़ोटो लगाते हैं, वो उसको सेलिब्रेट करते हैं। वो विश्व हिंदू परिषद के तमाम लोगों को इंडिया से अमेरिका बुलाते हैं। एक ये अभी कुछ 2-3 साल पहले ये कौन था वो यति नरसिंहानंद क्या नाम है उसका? यति नरसिंहानंद को यहाँ बुला रहे थे। हमारे जैसे लोगों ने खूब हल्ला मचाया तो इनको कैंसल करना पड़ा वो। इसी तरीके से ये वो जो साध्वी रितंबरा है, उसको इन्होंने यहाँ बुलाया। लेकिन जैसे ही इनको बोलो कि ये विश्व हिंदू परिषद ऑफ अमेरिका जो है, ये विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हो, कहते हैं, "नहीं, हमें इंडिया से कोई लेना-देना नहीं, हम तो सिर्फ़ अमेरिका में हम हिंदुओं की बात करते हैं।" और ये क्या करते हैं, ये जाते हैं, ये सरकारी दफ़्तरों में जाते हैं, ये सांसदों के पास जाते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में जाते हैं, ये विधायकों के पास जाते हैं, यहाँ जो ज़िला प्रशासन है, उसके पास जाते हैं, कहते हैं, "देखो, हम तो कितने भले लोग हैं, हम तो भारत की जो जो अमेरिका की हिंदू माइनॉरिटी है, हम उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। हम आपको जो है आज राखी बाँधने आए हैं। आज हम आपको सूर्य नमस्कार के गुण समझाने आए हैं। आज हम आपको जो बताने आए हैं कि कितने भले हम जो है देश के लिए, अमेरिका के लिए कितना भला कर रहे हैं हम। और इस अच्छा वो लोगों को कुछ पता नहीं इनका बैकग्राउंड, तो लोग सोचते हैं कि हाँ भाई, अच्छे भले लोग हैं ये, माइनॉरिटी है, 1% माइनॉरिटी अच्छे लोग हैं, आओ चलो राखी बँधवा लो उनसे, फ़ोटो खींच के ले जाते हैं। फिर ये दिखाते हैं कि देखो हमारा उठना-बैठना जो है, वो एचएसएस का उठना-बैठना यहाँ के पुलिस कमिश्नर के साथ है, यहाँ के सांसद के साथ है। अभी मैं आपको अगर आप इजाज़त दें तो एक छोटी-सी घटना मैं आपको सुनाता हूँ।
यहाँ पे एक राज्य है ओहायो। ओहायो में एक शहर है, बहुत बड़ा शहर है, उसका नाम है सिनसिनाटी, काफ़ी प्रसिद्ध है, जग प्रसिद्ध शहर है सिनसिनाटी। हम तो यही सब ढूँढते रहते हैं, तो सिनसिनाटी में हमने देखा कि एक इंटरफ़ेथ, अमेरिका में इंटरफ़ेथ एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, समाज की ओर से ये पहल होती है। पूरे अमेरिका में आप किसी भी शहर का आप नाम डालिए, आप लिखिए लॉस एंजेलिस इंटरफ़ेथ, आपको 10 संगठन आपके सामने खुल जाएँगे गूगल पे। तो सिनसिनाटी में एक इंटरफ़ेथ संगठन है, उसमें ये क्या करते हैं, ये हर जगह इंटरफ़ेथ संगठन में जाके घुस जाते हैं। अब उनको बेचारों को बैकग्राउंड नहीं पता होता, वो कहते हैं, हाँ भाई, ये हिंदू नाम लेकर आए हैं, चलो भाई हमें हिंदू भी चाहिए, हिंदू आए। उनको क्या पता कि ये कौन लोग हैं ये, नफ़रती गैंग है ये पूरा का पूरा ये। तो उसमें इन्होंने विश्व हिंदू परिषद ऑफ अमेरिका का वो हर साल ये अगस्त के महीने में इस साल उनका जो है मेरे ख़्याल से 3 अगस्त को उनका एक इंटरफ़ेथ डे होता है सिनसिनाटी में, जिसमें एक वो अपना वो नुमाइश वग़ैरह, फेयर वग़ैरह लगाते हैं, लोग अपना आते हैं, बातचीत करते हैं, बच्चे आते हैं, खेलते हैं, खाना-पीना ये सब होता है। उसमें उन्होंने विश्व हिंदू परिषद ऑफ अमेरिका को पार्टनर बना दिया है। हमारे जैसे लोगों को पता चला, हमारे कुछ संगठनों ने उनको जो है उन तक पहुँच की, कहा कि भाई ये आपने गलत आदमी को साथ लिया हुआ है। हमने उनको समझाया, सिखाया, बताया, पूरी हिस्ट्री बताई विश्व हिंदू परिषद ऑफ अमेरिका के, विश्व हिंदू परिषद की। अब ज़रा आप सुनिए, उन्होंने कहा अच्छा, उसमें सब हर मूल के, हर नस्ल के, हर मूल के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं उसमें। उन्होंने विश्व हिंदू परिषद का जो लोकल चैप्टर है सिनसिनाटी का, उनको कहा कि आप हमारे साथ मीटिंग कीजिए। ये मैं आपको अंदर की खबर बता रहा हूँ, ठीक है? ये हमारे जासूस भी चारों तरफ हैं, जैसे मोदी जी के जासूस चारों तरफ हैं, वैसे हमारे जासूस भी चारों तरफ हैं। अभी 4 दिन पहले उन्होंने विश्व हिंदू परिषद ऑफ अमेरिका के साथ मीटिंग किया। तो उनसे कहा अच्छा आप ये बताइए, पहली बात तो ये है कि उनको बोला था लोकल चैप्टर लेकर आइएगा। लोकल चैप्टर नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। जैसे इंडिया में ना सारे ये चूँकि टॉप डाउन ऑर्गनाइज़ेशंस होते हैं ना ये फ़ासिस्ट फ़ासीवादी संगठन है, ये टॉप डाउन होते हैं, इसमें कोई बहस की जगह तो होती नहीं है। इसमें पुल कुल कहानी ये होती है कि भैया ऊपर से जो समझा दिया गया है, नीचे तक बस चुपचाप वही राग अलापते रहो। तो यहाँ भी वही इनका हिसाब-किताब है। तो इनके इनके संगठन के नेशनल लेवल के लोग आए। तो उन्होंने बोला भाई आप नेशनल लेवल के क्यों आए हैं? बोले नहीं हम ही आके बात करेंगे, बताइए आपको क्या सवाल करना है? तो उन्होंने बोला भाई तुमने जो है ये बताओ कि तुम भारत में जो हो रहा है मुसलमानों के साथ और जो ईसाइयों के साथ हो रहा है, उस पर तुम्हारी क्या राय है? कहते हैं हम उस पर कोई राय नहीं रखते, हम इंडिया से हमारा कोई मतलब नहीं, हम सिर्फ़ अमेरिका पे फ़ोकस करते हैं। बोले नहीं तो कम से कम ये तो बताओ कि उनके साथ जो हो रहा है भारत में अल्पसंख्यकों के साथ, उस पर तुम्हारी कोई राय है? तुम क्या समझते हो कि तुम्हें ठीक लग रहा है वो जो हो रहा है? बोले हम उस पे नहीं पड़ते हम। मना कर दिया उन्होंने उस बारे में बात करने से, ठीक है? फिर उनसे बोले अच्छा भाई ये बताओ कि बाबरी मस्जिद के बारे में बताओ, तो उसमें भी गोलमोल कर गए। तो उसका नतीजा ये हुआ कि वो इंटरफ़ेथ वाला जो प्रोग्राम था, उससे विश्व हिंदू परिषद ऑफ अमेरिका को बाहर निकाल दिया गया। उनके पैसे लौटा दिए गए और उनको बोल दिया गया नमस्कार आप आगे से मत आइएगा। तो क्या है ये पूरा अमेरिका में ये हर शहर में, हर कोने में ये छाए हुए हैं। ये बड़े-बड़े नेताओं के पास जाते हैं। जब इनको एक्सपोज़ किया जाता है तो ये बुरी तरह भागने लगते हैं। अभी अप्रैल के महीने में विश्व हिंदू परिषद ऑफ अमेरिका ने हम मैं जिस राज्य में रहता हूँ उसका नाम है मेरीलैंड। जैसे दिल्ली से जुड़े हुए 2 राज्य हैं हरियाणा और उत्तर प्रदेश, वैसे यहाँ की राजधानी जो है अमेरिका की वाशिंगटन डीसी उससे जुड़े हुए 2 राज्य हैं। एक का नाम है मेरीलैंड, एक का नाम है वर्जीनिया। तो मेरीलैंड का जो सबसे बड़ा ज़िला है, वहाँ की जो सरकारी लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी अमेरिका में बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक दिन अचानक से अनाउंसमेंट देखा कि वो कह रहे हैं विश्व हिंदू परिषद ऑफ अमेरिका के साथ मिलके उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि भाई हम इनका स्वागत करते हैं और ये हिंदी की किताबें हमें डोनेट कर रहे हैं, 12 अप्रैल को प्रोग्राम है। फिर हम एक्टिव हो गए, हमने उनको लाइब्रेरी को आउटरीच किया, हमने कही तो नफ़रती जाएँगे, आप किसकी बात कर रहे हैं? ये तो लोग हैं जिन्होंने गांधी की हत्या की थी, आप बात किसकी कर रहे हैं? वो डर गए बेचारे लाइब्रेरी वाले। उन्होंने इनसे पलट के पूछा, ये फ़ौरन शुरू हो गए, नहीं ये झूठ है, ये वो है, ये हमें बदनाम करते हैं, हम तो हिंदू समाज के। तो हमने उनको 10 सवाल लिख कर भेजे कि इनसे पूछो इस सवाल के बारे में कि जो बाबरी मस्जिद का तुमने विध्वंस किया वो सही था? तुम इनसे पूछो कि भई तो गांधी की हत्या हुई वो सही थी? गांधी के बारे में तुम क्या कहते हो? भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में क्या कहते हो? भारत में ईसाइयों के साथ जो हो रहा है उसके बारे में क्या कहते हो? भारत में मणिपुर राज्य में जो हुआ उसके बारे में क्या कहते हो? तो वो बोलती बंद उनकी लाइब्रेरी में जो ज़िले की लाइब्रेरी थी उन्होंने उनको निकाल कर बाहर कर दिया। तो ये बहुत चिढ़े रहते हैं। अच्छा वो किताबें कौन-सी थी? वो किताबें में उन्होंने 2-4 एक किताब डाल दी डॉक्टर अम्बेडकर की, एक किताब डाल दी मुंशी प्रेमचंद की, बाकी अपनी नफ़रती किताबें अपने आरएसएस के जो इनके कोई एक बिहार के पटना के कोई आरएसएस के हैं उन किताबें-वताबें लिखते हैं, वो सब किताबें उन्होंने उसमें घुसा रखी थी। तो क्या है कि ये जो मोहन भागवत आ रहे हैं,
इनके आने की कोई बड़ी वजह है नहीं, इनकी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ़ अपने ही लोगों से मिलने आ रहे हैं और मुझे लगता है कि जो भारत में पिछले डेढ़ महीने में हमने देखा है, 2 महीने में कि इनका बैंड बज गया है आरएसएस, बीजेपी का, इनको जगह-जगह, तो यहाँ पे लोगों में खलबली मची हुई है। इनके जो भक्त बैठे हैं यहाँ पर, आरएसएस के जो बैठे हैं लोग, एनआरआई कम्युनिटी में, उनको ये समझाने आ रहे हैं कि भाई परेशान मत हो, अब सब ठीक है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा इनका कोई यहाँ पर हिसाब-किताब है नहीं। अ, ये जो पहले हम लोग संगठनों के बारे में ही बात कर लें तो ये किस-किस एक तो लोग कितना फैले हुए हैं। दूसरा ये कि जो ये जो कम्युनिटी जो जुड़ी हुई है, जैसे कि एक तो बुनियादी फ़र्क ये है कि भारत में जो बहुसंख्य हैं वो वहाँ पर अल्पसंख्या हैं, तो उनकी राजनीति, उनकी अप्रोच किस तरह से अलग-अलग है। दूसरा ये कि इनका जो ऑब्सेशन रहा है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी को सबसे पहले जो विदेशों में अ, जिसको बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा हुई। एक समय तो वो अमेरिका ने उनका वीज़ा रद्द कर दिया था, फिर जब वो वहाँ पे आने लगे तो उसके बाद जिस तरह से वो अ, स्थापित हुए तो उस समुदाय ने काफ़ी उनका इसको बोलते हैं कि सपोर्ट किया और उनकी इमेज को ऊपर ऊपर बिछाया। तो उसके बाद जब अब हम देख रहे हैं कि एक तो डोनाल्ड ट्रम्प ने जिस तरह से भारत का जो दुर्दशा कर रखी है एक, और दूसरा मोदी जी की खुद की जो है वो स्टॉक्स गिर रहे हैं भारत में वो। तो उसकी रोशनी में वो सारी जो कम्युनिटी है वो किस तरह से इसको देख रही है या समझ रही है उसको? देखिए, इनके बहुत सारे संगठन हैं और ये अलग-अलग स्तर पर काम करते हैं। जैसे अगर आपको मैं बताऊँ कि इनका क्या काम है कि ये इनके जैसे इनका एक काम ये है कि ये बोलते हैं कि भाई हम बाल विहार चला रहे हैं। ये जो वीएचपी है, वो कहते हैं हम बाल विहार। अब देखिए एक चीज़ समझनी पड़ेगी, ख़ास तौर से जो एनआरआई लोग आते हैं, वो वहाँ पढ़-वढ़ के 20, 22, 25, 30, 35 की उम्र तक यहाँ आ जाते हैं। शादी-वादी होती है, बच्चे यहीं पैदा होते हैं। तो एक बात जो ज़ोर मारती है लोगों को वो ये है कि हमको अपना कल्चर मिस हो रहा है। जैसे मुझे भी बहुत लोग कहते हैं अपने बच्चे को कल्चर सिखाओ, तो मैं पूछता हूँ भाई पहले बताओ कौन-सा कल्चर सिखाना है? बंगाल का सिखाना है, गुजरात का सिखाना है, तमिलनाडु का सिखाना है, मणिपुर का सिखाना है, कौन-सा कल्चर सिखाना है? तुम किस कल्चर की बात कर रहे हो? क्या कपड़े पहनाने हैं, क्या खाना खिलाना है, संस्कृत सिखानी है कि उड़िया सिखानी है, क्या सिखाना है? तो भाग जाते हैं मुझसे बात करते में, ठीक है? तो यहाँ पे एक चीज़ होती है संडे स्कूल। तो ये क्या करते हैं कि इन्होंने एक बाल विहार प्रोग्राम शुरू किया। विश्व हिंदू परिषद ऑफ अमेरिका 1970 में बना और 1974 में उन्होंने ये प्रोग्राम शुरू कर दिया। तो पूरे अमेरिका में जो हिंदू लोग होते हैं, आपको मैं बताऊँ बहुत सारे हिंदू एनआरआईज़ को तो ये पता ही नहीं है कि इनकी जड़ में नफ़रत है या ये किस तरह से जुड़े हुए हैं। जैसे अभी एक इन्होंने शुरू किया 1990 में शुरू किया इन्होंने हिंदू स्टूडेंट्स काउंसिल। तो ये कैंपसेस में काम करते हैं, हिंदू स्टूडेंट्स काउंसिल के नाम से। मैं गया हूँ जगह-जगह कैंपस में, मैं वहाँ बच्चों से मिला हूँ, हिंदू बच्चों से मिला हूँ। अब ये क्या क्या करते हैं वहाँ पे डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं। समझने की बात ये इंडिया की बात नहीं करते ये बात करते हैं हिंदू, हिंदू स्वयं सेवक संघ। विश्व हिंदू परिषद ऑफ अमेरिका, विश्व हिंदू परिषद ऑफ अमेरिका धार्मिक बातें करता है। वो जो है वो मंदिरों की बात करता है। जितने मंदिर हैं, हिंदू मंदिर हैं अमेरिका में, उनको एक साथ बाँधने के चक्कर में विश्व हिंदू परिषद ऑफ अमेरिका का एक उसका एक अपना कैंपेन है जिसको बोलता है हिंदू मंदिर एग्ज़ीक्यूटिव काउंसिल एचएमईसी। इसी तरीके से इनका एक संगठन है हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन जो है वॉशिंगटन डीसी में रहता है और जगह-जगह जाके वो पॉलिसी पे बात करता है। वो कहता है हम हिंदू हैं, हम पॉलिसी पे बात करते हैं। इसी तरीके से इन्होंने एक बनाया है कोहना, कोalition ऑफ हिंदूज़ ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो वो कोalition ऑफ हिंदूज़ ऑफ नॉर्थ अमेरिका क्या करते हैं, वो जगह-जगह जाके अलग-अलग राज्यों में विधान परिषद में जाके विधानसभा में जाके और वहाँ पे बोलते हैं, "अरे साहब हिंदुओं के साथ बड़ा बुरा हो रहा है और आप ये एक्सेप्ट करो कि हिंदू फ़ोबिया होता है और हिंदू फ़ोबिया के खिलाफ कानून पास कर दो और जो हिंदुओं के खिलाफ बात करेगा उसको क्राइम हो जाएगा ये।" ठीक है? और जब वो हिंदू फ़ोबिया को क्रिमिनलाइज़ कर देंगे, तब आप बीजेपी की बुराई नहीं कर सकते, यहाँ आरएसएस की बुराई नहीं कर सकते आप, यहाँ पे आप मोदी को गाली नहीं दे सकते।
और ये तो यहाँ अमेरिका में चलेगा नहीं, क्योंकि ये इंडिया तो है नहीं कि तुम्हारे बाप का राज है, जो चाहे करा लो, पुलिस तुम्हारी, प्रोसिक्यूशन तुम्हारा, जज तुम्हारा, अखबार तुम्हारा। ये तो है नहीं यहाँ पे। अमेरिका में एक जो अमेरिकी संविधान का जो पहला अमेंडमेंट था, उसको बोलते हैं फर्स्ट अमेंडमेंट। उस अमेंडमेंट का मैंने एक पिछले प्रोग्राम में आपसे कहा था, उसका राज ये है कि आपको जिसको गाली देना है आप गाली दीजिए, जो बोलना है बोलिए आप। ठीक है? राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस के बाहर लोग खड़े होके व्हाइट हाउस की तरफ देख के मेगाफ़ोन लेकर राष्ट्रपति जो भी होता है, उसको गाली देते रहते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि ये उनका प्रोटेक्टेड राइट है। लोग अमेरिका के झंडे की बिकनी बना के महिलाएँ पहनती हैं, अंडरवियर बना के आदमी पहनते हैं उसको। झंडा जलाने का अधिकार है, यहाँ पर कुछ दशकों पहले केस हुआ था कि अमेरिका का झंडा नहीं जला सकते, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया था कि ये फर्स्ट अमेंडमेंट में प्रोटेक्टेड राइट है, ये स्पीच है। झंडा जलाना स्पीच है। तो बहरहाल, तो कोहना का ये काम है। एकल विद्यालय है यहाँ पर, ये स्कूल चलाते हैं। इनका जो है, एक है हिंदूज़ अगेंस्ट डेफेमेशन है, एक हिंदू पैक्ट है जिसमें ये कैंडिडेट्स को इलेक्शन के दौरान फंड करते हैं ये। इनके कैंडिडेट हारते रहते हैं मोटे-मोटे टाइम पे। अभी इनके 2 सबसे बड़े कैंडिडेट थे, जो कैंडिडेट क्या थे, मेंबर ऑफ कांग्रेस थे, सांसद थे। दोनों हार गए अपना चुनाव जो दोबारा जीतने के लिए। तो अभी इनकी हालत चल रही है पस्त इनकी इस समय। तो क्या है, इनके इतने सारे इन्होंने संगठन बनाए हुए हैं, आपको सिर्फ़ एक ऑर्गनाइज़ेशन में इंडिया का नाम मिलेगा। और उस ऑर्गनाइज़ेशन का नाम है ओवरसीज़ फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी। उसमें भी इंडिया का नाम नहीं, बीजेपी का नाम है, ओवरसीज़ फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी। ठीक है? अब ये सारे ऑर्गनाइज़ेशन इसलिए बनाते हैं ये, कि ये बीजेपी, आरएसएस के पॉइंट ऑफ व्यू को घुसा सकें। जैसे कांग्रेस पार्टी का जो उसका जो पैरेलल संगठन अमेरिका में चलता है, उसका नाम है इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस, आईओसी, जिसको वो सैम पित्रोदा जी चलाते हैं। ठीक है? लेकिन ये इंडिया वर्ड नहीं लाते। ये यहाँ पे जो एनआरआई हैं, उनको ये सिर्फ़ हिंदू के नाम पर उनको पकड़ते हैं, उनको इंडिया वाली सोच नहीं देते ये, कि भाई हाँ, लेकिन जो लोग इंडिया के नाम से अलग से संगठन चलाते हैं, उसमें भी इन्होंने भेद मारी हुई है पिछले 10, 15, 20 सालों में। उसमें भी घुस-घुस के उसमें से जो सेक्युलर, क्योंकि यहाँ पे इंडियन हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख बहुत सालों से, 40-50 साल से मिलकर बहुत सारे संगठन चला रहे थे। उसमें घुस-घुस के इन्होंने उसमें भी नफ़रत भरनी शुरू कर दी। अब आप अगर मुझसे पूछेंगे ये कि भाई ये इतने सारे संगठन करते क्या हैं? तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, योगा-वोगा ये सब के नाम पे, सूर्य नमस्कार के नाम पर घुसते हैं ये। एक इनका प्रोजेक्ट है, हिंदू फ़ोबिया को लेजिटिमाइज़ कर दो, कि हिंदू फ़ोबिया नाम की चीज़ होती है। तो यहाँ पर एक राज्य है, उसका नाम है जॉर्जिया। तो जॉर्जिया में ये घुस गए, जॉर्जिया की स्टेट सेनेट में घुस गई है। और इन्होंने एक कानून ले आए, इन्होंने प्रस्ताव पार कर दिया। अच्छा, मैंने आपको बोला ना, यहाँ पे 2 पार्टियाँ होती हैं, रिपब्लिकन, डेमोक्रेट। उनके लोग सोचते हैं यार ये अच्छे लोग हैं, ये हमारे यहाँ पे रहते हैं, अच्छा काम करते हैं, इनके बच्चे देखो कितना अच्छा पढ़ते हैं, स्कूलों में तेज़ है, दिमाग से तेज़ है, मेहनती लोग हैं, देखो ये हमारे डॉक्टर हैं, देखो ये हमारे एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं, देखो ये कंपनी चलाते हैं। उनको पता नहीं ये सब लोग कितने शातिर हैं, इनके सब लोग नहीं है, लेकिन जो लोग हिंदुत्व से जुड़े हैं, आरएसएस से जुड़े हैं, तो उन्होंने हिंदूफोबिया बिल इंट्रोड्यूस कर दिया। तो हम हमारे संगठनों ने, हमारे साथियों ने वहाँ जॉर्जिया में जाके 6 महीना उनको एजुकेट किया। वहाँ की पूरी विधानसभा को एजुकेट किया कि ये कौन लोग हैं, और लिहाज़ा उसका उसका कॉन्सेक्वेंस ये हुआ कि उनका बिल गिर गया, वो नहीं पास हुआ। तो वो बड़े चिढ़े हुए हैं वो। इसी तरीके से एक और राज्य में, एक मिनेसोटा नाम का राज्य में, वहाँ पे भी हिंदूफोबिया पे ले आई है। फिर कैलिफ़ोर्निया में, ये कैलिफ़ोर्निया के जो टेक्स्ट बुक का बोर्ड है, जो टेक्स्ट बुक बनाता है, उसमें ये 20 साल से लगे हुए हैं, किसी तरह से उस टेक्स्ट बुक को चेंज कर दें, और उस टेक्स्ट बुक में ये चेंज कर दें, बोलें कि साहब कि कृष्ण भगवान जो है वो थे। और ये अच्छा, ये बार-बार ये कहते हैं कि अमेरिका की टेक्स्ट बुक जो है वो हिंदुओं को बुरी निगाह से देखती हैं, जबकि मुझे तो ऐसा मिला नहीं जितना मैंने पढ़ा। उससे ज़्यादा ये क्या इनका इंटरेस्ट है कि वो कैलिफ़ोर्निया की, टेक्सास की, सब जगह की टेक्स्ट बुक में ये घुसा सकें, जो स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं, कि भारत में वही बात जो इंडिया में करते हैं, कि औरंगज़ेब बाबर आया, उसने सबको तलवार से मारा, मोहम्मद गौरी आया, फलाना आया, ढिकाना आया, वरना हमारे यहाँ तो देश में दूध की नदियाँ बहती थीं, हमारे यहाँ सब अच्छा था। जात प्रथा को ये डिनाई करते हैं। अभी कैलिफ़ोर्निया ये स्टेट में बात वो, हाँ। मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो शमा जी, सावंत जी। वाला जो मामला था कि जी, जी, जहाँ जी। पर जाति को लेकर फैसला सुनाया कोर्ट ने और वहाँ पर वो कानून भी शायद उस तरह से बना। 2 चीज़ों के बारे में जो कि मेरे ख़्याल से भारतीयों को भी याद होंगी और इस बात को वो देख पाएँ ठीक से कि ये किस तरह से वहाँ पर काम कर रहा है।
एक तो शमा सावंत वाला जाति वाला मामला, दूसरा जो ये देखा न्यू जर्सी में जो बुलडोजर लेकर घूमे थे अपने एक समारोह में ये बताने के लिए कि ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। दोनों चीज़ों को हम देखें तो शायद जो कि आप उसके चित्र हम लोग दिखाएँगे, इसको बातचीत में आप देख रहे होंगे। तो आप शायद ये समझ पाएँ कि ये जो ये जो पूरी जो हिंदू जो तथाकथित ताकत है, वो कहाँ पर इस्तेमाल की जा रही है। क्षमा सावंत जो हैं बहुत ज़बरदस्त महिला हैं। मुंबई की थीं वो, अमेरिका आईं, सिएटल शहर में रहती हैं और सिएटल वो जो है वो हेडक्वार्टर है माइक्रोसॉफ्ट का, अमेज़न का। बहुत ज़बरदस्त शहर है। अमेरिका के आप ये कह सकते हैं कि सबसे प्रगतिशील शहरों में से वहाँ की जो समाज है वहाँ का। और एक ये बहुत बड़ी आयरनी है हिंदुत्व के लिए कि उनका बेचारे चूँकि हम यहाँ पे माइनॉरिटी में हैं। 1% इंडियंस हैं, 1% 1.5% यहाँ की आबादी के 35 करोड़ 40 करोड़ लोगों में, तो हम माइनॉरिटी हैं। माइनॉरिटी होने के नाते आप जिन लोगों के साथ उठना-बैठना चाहते हैं कि आपको रिकॉग्निशन मिले, वो लिबरल प्रोग्रेसिव्स के साथ आप उठना-बैठना चाहते हैं। लिबरल प्रोग्रेसिव से आपको छुपाना पड़ता है कि आप नफ़रती गैंग के लोग हैं, कि आप इंडिया में सबको मारना चाहते हैं, आप ईसाइयों को मार रहे हैं, आप वहाँ चर्चें तोड़ रहे हैं, आप मस्जिद तोड़ रहे हैं, आप वहाँ पे आप ब्राह्मण आदमी को ही खाली जज बना रहे हैं, हाई कोर्ट का जज बना रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज बना रहे हैं, आप शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, आप यादव को, इस सबको बाहर रखते हैं, आप सिस्टम से वंचित रखते हैं यूनिवर्सिटी से। और यहाँ पे आप कहता है कि डिनाई करते हैं कि कास्ट एग्जिस्ट नहीं करती। आप उल्टा इसको गैस लाइटिंग बोलते हैं कि गैस लाइट करते हैं यहाँ पे। कहते हैं जी हमको ये कहकर कि हिंदू धर्म में कास्ट सिस्टम है, ये कहकर हमको दबाया जा रहा है, हमको बदनाम किया जा रहा है। क्षमा सावंत जो है बहुत ज़बरदस्त एक लीडर हैं। वो 10 साल तक वो सिएटल की सिटी काउंसिल में वहाँ पे स काउंसिल मेंबर थी। और आज से कोई 3 से 4 साल पहले वो लेकर आईं, क्या कहते हैं एक बिल लेकर आईं सिटी काउंसिल में, जहाँ पे उन्होंने बोला कि भैया कि कास्ट को एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ का हिस्सा बनाओ। और इन्होंने एड़ी-चोटी का ज़ोर लगाया इन्होंने, लेकिन वो पास हो गया, वो हो गया वो पास जो है। आप याद करें कि 2019 में जब ये सीएए लेकर आए थे, सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए थे, और उससे 2019 के दिसंबर में, और उससे कोई 3-4 महीने पहले इन्होंने असम में एनआरसी लागू किया था, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न लागू किया था इन्होंने। तो ऐसी परिस्थिति में इनका जो है वो क्या कहते हैं वहाँ पे सिएटल सिटी काउंसिल पहला सिटी काउंसिल था अमेरिका का, जहाँ पे सीएए एनआरसी को कंडेम करने वाला रेज़ोल्यूशन पास हुआ था। ठीक है साहब? तो क्षमा सावंत से ये लोग बहुत नफ़रत करते हैं ये। और उसने जब वो इंट्रोड्यूस किया, तो इन्होंने मार वहाँ पे उन्होंने वो चलाया, क्या कहते हैं, बैकलैश किया इन्होंने कि भैया हम इसको अपोज़ करते हैं, इसको ख़त्म हो जाना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, फलाना-ढिकाना, राइट? लेकिन वो इनका काम नहीं चल पाया, वो पारित हो गया। कैलिफ़ोर्निया में दोनों सदन जो हैं, कैलिफ़ोर्निया यहाँ का आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है अमेरिका का। तो कैलिफ़ोर्निया के दोनों सदन से कास्ट के ऊपर एक बिल पास हुआ आज से 2 साल पहले। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो गवर्नर थे कैलिफ़ोर्निया के, यहाँ के कानून के संविधान के हिसाब से जो राज्य का लीडर, जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है, मुख्यमंत्री होता है, वो सदन का नेता होता है, प्रधानमंत्री होता है, सदन का नेता होता है। यहाँ सदन अलग होती है, और जो यहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं होता उसको गवर्नर बोलते हैं, तो वो गवर्नर अलग इलेक्ट होता है। तो कानून बनाने का काम सदन का होता है, विधायिका का होता है। गवर्नर कानून नहीं बना सकता, लेकिन गवर्नर का काम है राज करने का। लेकिन गवर्नर के पास वीटो होता है कि अगर, तो इन्होंने क्या किया, गवर्नर के पास जाके उसको ये फंड करते थे इन्होंने, करोड़पति अपने जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं या उनसे जो सिंपैथी रखने वाले करोड़पति लोग हैं, उनको पकड़ के गवर्नर को ऊपर मजबूर करके उसको वीटो करा दिया उन्होंने। वो जो बंदी, मैं थोड़ा डाइग्रेस कर रहा हूँ, उसके बाद में न्यू जर्सी पे भी आता हूँ, आपको बताता हूँ उसके बारे में। वो जो खातून, जो महिला थी, जो विधायक थी, ठीक है? जो वो अफ़गान अमेरिकन मुस्लिम है, वो महिला खातून जो है, वो 40 से उम्र कम है उनकी। वो उनके माँ-बाप भाग कर आए थे अफ़गानिस्तान से कोई 35-40 साल पहले, वो यहाँ पैदा हुई। उनका नाम है आयशा वहाब।
आयशा वहाब के खिलाफ इन लोगों ने ज़बरदस्त कैंपेन की उसको बदनाम करने की। और यहाँ तक कि अभी आयशा वहाब राष्ट्रीय चुनाव के लिए खड़ी हुई, राष्ट्रीय संसद के लिए, कांग्रेस के लिए। उसके विरोध में एक विश्व हिंदू परिषद की एक पूर्व जो है वो नेता खड़ी हुई यहाँ पर। आयशा वहाब जीत गई, वो 5वें नंबर पर आई। अभी प्राइमरी इलेक्शन हुआ उसमें वो जीत गई। वो अब जाएँगी कांग्रेस में आयशा वहाब। इससे इन लोगों को बहुत दुःख हो रहा है इस बात से कि कितने मुसलमान जीत के चले आ रहे हैं कांग्रेस में, हमारे बंदे हारे जा रहे हैं हिंदू। क्योंकि तुम्हारे बंदे हिंदू तो नहीं है ना, वो हिंदुत्व है वो। अब आते हैं न्यू जर्सी पे। तो यहाँ पर अमेरिका में अलग-अलग शहरों में 15 अगस्त की जो है वो उसका सेलिब्रेशन होता है। लोग जो इंडियन कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है। मोदी के ख़ास तौर से 2002 में गुजरात में जो दंगे हुए, उसके पहले यहाँ का बहुत अच्छा रिकॉर्ड था। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सब मिलकर काम करते थे यहाँ पे। 2002 के बाद यहाँ पर लोगों ने ये पाया कि जो हिंदू लोग अधिकतर जो होते थे उस ज़माने में, वो कट गए। उन्होंने क्योंकि उनका स्टैंड ये हो गया कि जो गुजरात में हुआ मुसलमानों को मारा गया, वो सही मारा गया। और इस बात को लेकर बहुत शौक रहा लोगों में यहाँ पे जो नॉन हिंदू इंडियंस थे। उनका ये कैसे कह सकते हो कि ये ठीक रहा ये? तब समझ में आना शुरू हुआ कि इनकी असलियत क्या है, इनके अंदर कितनी नफ़रत भरी हुई है। तो उसके बाद जो है 15 अगस्त के सेलिब्रेशन जो है वो भी डिवाइडेड होते चले गए। तो अब आप कई जगह देखेंगे कि हिंदू लोग अलग करते हैं और मुस्लिम लोग अलग करते हैं। 2022 में वो दौर था जब योगी आदित्यनाथ जमकर बुलडोज़र का इस्तेमाल कर रहे थे। तो न्यू जर्सी एक राज्य है यहाँ पे जो न्यूयॉर्क शहर से जुड़ा हुआ है। एक राज्य न्यू न्यू जर्सी, एक राज्य न्यूयॉर्क, दोनों आपस में अगल-बगल हैं। जैसे बिहार, यूपी अगल-बगल है, वैसे अगल-बगल है। तो न्यूयॉर्क राज्य भी है और उसका जो सबसे बड़ा शहर है उसका नाम भी न्यूयॉर्क है। तो न्यूयॉर्क सिटी है और न्यूयॉर्क राज्य है। तो न्यू जर्सी जो न्यूयॉर्क सिटी के पास वाला इलाका है, वहाँ पे इंडियन ओरिजिन के बहुत लोग रहते हैं, बल्कि उसको मज़ाक-मज़ाक में लोग लिटिल इंडिया भी बोलते हैं उसको। वहाँ पे इन्होंने निकाली एक 15 अगस्त की परेड और उसमें लेकर आ गए बुलडोज़र। और बुलडोज़र पे इन्होंने फ़ोटो टाँग दी योगी आदित्यनाथ की और फ़ोटो टाँग दी ये क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी की, प्रधानमंत्री की। और बड़े खुश थे कि मुसलमानों का घर बुलडोज़र से तोड़ा जा रहा है। अब ज़रा आप सोचिए यार, तुम खुद माइनॉरिटी हो अमेरिका में, हैं? जिस जिन जिस बदसलूकी के का तुम समर्थन कर रहे हो इंडिया में, अगर आज को तुम्हारे साथ वो बदसलूकी होने लगे अमेरिका में, तुम कहाँ जाओगे तुम? हैं? तुम्हारा कितना बड़ा दोगलापन है कि तुम यहाँ पर तो सारे लड़के अपने जो माइनॉरिटी होने के, अल्पसंख्यक होने के नाम पर तुम अपनी सारी राजनीति चलाते हो और वहाँ पे तुम ये चाहते हो कि अल्पसंख्यकों को जेल में डाला जाए, उनको मार दिया जाए, उनके घर तोड़ दिया जाए, हिंदू राष्ट्र बन जाए। अमेरिका में तुम चाहते हो कि सेक्युलरिज़्म रहे और इंडिया में तुम चाहते हो हिंदू राष्ट्र बन जाए। बहरहाल, वहाँ पे जब ये बुलडोज़र ले आए, उसके बाद बवाल शुरू हुआ। वहाँ का जो टाउन है एक एडिसन नाम का टाउन है, छोटा-सा टाउन है, जहाँ से ये रात यात्रा शुरू हुई थी, परेड हुई थी। इसका नाम ही पड़ गया बुलडोज़र परेड। तो वहाँ पे जो सिटी काउंसिल थी, वहाँ लोग भर गए। वहाँ पे मुसलमान ख़ास तौर से यंग लड़के, बच्चे, लड़कियाँ, महिलाएँ, सबने जाके बोला कि ये तो गलत है यार। फिर नेताओं को समझ में आया। अच्छा, मैं आपको बोला ना 1% है तो नेता ध्यान नहीं देते क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है? वो कहते हैं बुलडोज़र लाए होंगे, लाए होंगे, उनको क्या पता कौन है योगी आदित्यनाथ, क्यों? अच्छा, उस परेड में ये इंडिया से वीज़ा दिला के संबित पात्रा को लेकर आए थे। उस परेड का मार्शल बनाया था संबित पात्रा को। जैसे ही इस पे कंट्रोवर्सी शुरू हुई, अगले दिन से संबित पात्रा भाग गया वापस इंडिया। उसको लगा बेटा मैं फँस जाऊँगा यहाँ पर, ये सब ड्रामे में, वो भाग गया। उसके बाद तो ये खबर इतनी बढ़ गई कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस पे खबर किया, लंबी-चौड़ी खबर किया, फ़ोटो-वोटो लगाई लोगों की। फिर उसके बाद मेयर को अच्छा, एक मेयर तो जो एडिसन सिटी है, उसका मेयर जो था वो इंडियन ओरिजिन है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो गुजराती है ओरिजिन का है वो। तो उसको भी बेचारे को मजबूर होके, हाँ, मुझे लगता है उसकी सिम्पैथीज़ भी इन्हीं लोगों के साथ रहती होगी, लेकिन जब उसको समझ में आया कि ये बड़ा बवाल हो गया है, तो उसने भी पलटी मारी। उसने बोला ये नहीं होना चाहिए था और दूसरा जो टाउन है, 2 ट्विन टाउन्स का था वो प्रोजेक्ट। दूसरा टाउन का एक मेयर था, वो गोरा था। उसको आ गई खुंदक, उसने कहा यार तुम लोगों को मैं इतना समझता हूँ, तुमने मुझे बेवकूफ़ बना दिया। तुम बुलडोज़र ले आए यहाँ पर, मुझे बताया नहीं कि ये क्या है, कितना पार्टिज़न मामला है कितना। तो उसने चढ़ के इन लोगों के सर पे और माफ़ी मंगवाई। वहाँ की इंडियन बिज़नेस एसोसिएशन ऑफ न्यू जर्सी है, उसने लिखित माफ़ी दिया।
और ये 2022 की बात है, सितंबर की, इतना बड़ा मूवमेंट चलाया हम लोगों ने कि उसने लिखकर माफ़ी दिया, इंडियन बिज़नेस एसोसिएशन ने। उसने बोला हम आगे से बुलडोज़र नहीं लेकर आएँगे। जो मेयर था, मेयर ने बोला ऐसा है आगे से तुम खुद कुछ नहीं करोगे। मेयर ने एक इंडियन अमेरिकन कमिटी बनाई और कमिटी में सारे धर्म के लोग हैं उसमें, और जब तक ये कमिटी फैसला नहीं करेगी कि परेड में, इंडिपेंडेंस डे की परेड में क्या आएगा, तब तक वो परेड नहीं होगी। तो ये इनका हाल है, एकदम थर्ड रेट गलीच लोग हैं, जो यहाँ पे आके नफ़रत फैलाने का काम करते हैं, और इतनी भी हिम्मत नहीं है कि तुम छाती ठोक के खड़े होके बोलो कि हाँ, हम मानते हैं हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हम मानते हैं कि मुसलमानों के साथ जो हो रहा है इंडिया में सही हो रहा है, इतनी भी हिम्मत नहीं है। ये कायर प्रवृत्ति के लोग हैं, चाहे वो इंडिया में हों, चाहे वो अमेरिका में हों। इसमें एक सवाल शायद ये भी था कि इन सारे जो समूह जो हैं, वो सब रजिस्टर्ड हैं अमेरिका में। जैसे कि जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत में रजिस्टर्ड नहीं है, उसका कोई वो नहीं मिलता है कि भई, और वो इस बात को लेकर शायद भारत में लोग जानते हैं या बाहर पता नहीं जानते हैं कि नहीं जानते कि मल्लिकार्जुन खड़गे के जो बेटे हैं, वो सवाल उठा रहे हैं कि आपके रजिस्टर्ड आपके पेपर्स कहाँ हैं, और उसको वो इस पे विवाद चल रहा है भारत में। अम, पर वहाँ पर जितने संगठन हैं, उन सबके कागज़ और उनकी रजिस्ट्रीज़ होंगी वहाँ पे। उनके पेपर ट्रेल, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, क्या हो रहा है, ये सब भी पता होगा। पर अजीत, मैं एक सवाल ये पूछना चाह रहा था कि ये जो मतलब एक हम माने कि इंडियन डायस्पोरा है, जो सबसे जो पूरा का पूरा एक लोग हैं उसमें, सब तरह के लोग हैं उसमें, अ, सिख, ईसाई, मुसलमान, ये सब भी होंगे और हिंदू भी होंगे। हिंदुओं में भी सब लोग जो है हिंदुत्व से जुड़े हुए नहीं, जैसे कि आप नहीं हैं, तो बहुत और भी ऐसे लोग होंगे जो लोग हिंदू तो होंगे, पर वो इनके साथ जुड़ते हुए नहीं दिखलाई पड़ते हो। तो ये 1% में भी कितना, मतलब कितना है ये जो इस तरह की चीज़ों को देखिए, आगे बढ़ा भारत वहाँ मैं नहीं अमेरिका में? मानता मैं नहीं मानता इनका बहुत इन्फ्लुएंस है। मैं ये मानता हूँ कि ये पैसे के दम पर चलते हैं, और पैसे की ट्रेल जो है, वो पारदर्शिता नहीं रहती है उसमें। मैं तो आपसे एक बात कहता हूँ, मैं ये भी नहीं मानता कि इंडिया में आरएसएस का बहुत इन्फ्लुएंस है। क्यों? क्योंकि जब आप एविडेंस तो आप दीजिए ना। मैं बोलूँ मैं बहुत महान हूँ, लेकिन मैं अपनी महानता का कोई सबूत तो पेश करूँ ना। जब ये बोलते हैं हम दुनिया के लार्जेस्ट एनजीओ हैं, और ये बोलते हैं हमारी करोड़ों मेंबरशिप है। जब तुम रजिस्टर्ड ही नहीं हो इंडिया में, तो तुम्हारी मेंबरशिप की लिस्ट कहाँ से? तुम्हारे पास पैसा है जो तुमने बहुत ही ऊल-जलूल तरीके से, तुमने भ्रष्टाचार के ज़रिए तुमने कमाया है। क्योंकि बीजेपी से बड़ी कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट होती थी, लेकिन बीजेपी के बराबर भ्रष्ट पार्टी तो कोई है ही नहीं, और मैं फाइनेंशियल करप्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है? पीएम केयर्स फंड में हमने देख लिया, सब जगह देख लिया। यहाँ पे भी ये सिर्फ़ पैसे से चलते हैं, और ये कुछ ख़ानदान हैं यहाँ पे, जिनको वहाँ से भेजा गया था। अगर आप एक महेश मेहता नाम था शायद उनका, एक स क्योंकि यहाँ जो विश्व हिंदू परिषद ऑफ अमेरिका की स्थापना हुई 1964 में, नहीं 1970 में, 1964 में वीएचपी बना इंडिया में, 1970 में वीएचपीए बना अमेरिका में। उसके तो रिकॉर्ड उनके खुद के, उन्होंने अपनी किताब में लिखा मेहता जी ने कि भाई मुझे तो गुरुजी गोलवलकर जी ने कहा था कि आके यहाँ पे विश्व हिंदू परिषद की स्थापना करो यहाँ पे। वो तो डायरेक्ट एविडेंस है उस बात का। तो मैं नहीं मानता कि इनका बहुत इन्फ्लुएंस यहाँ पर है, लेकिन इनके पास पैसा है। ये पैसा का रुआब ये दिखाने के चक्कर में रहते हैं। लेकिन मैंने आपको जो पहले कहा उस पे आप ध्यान दीजिएगा, इनकी मजबूरी ये है, देखिए ये अमेरिका है। यहाँ पे आप टेढ़ा-मेढ़ा इधर-उधर कोई काम करेंगे, आपको सट से आप जो है निगाह में आ जाएँगे। आप अगर फ़ॉलो करते हैं यहाँ पे बहैसियत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प 10 पॉलिसी लेकर आता है, एक ज़िले का डिस्ट्रिक्ट जज बोल देता है ये पॉलिसी नहीं चलेगी, उसको खारिज कर देंगे, डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है? और ये सिर्फ़ डोनाल्ड ट्रम्प के साथ नहीं, ये जो बाइडेन के साथ भी होता था, ये बराक ओबामा के साथ भी होता था, ठीक है ना? तो यहाँ पे आप अगर कानून से नहीं चलेंगे, तो आप बड़ी जल्दी आप फँसेंगे उसमें। एक वाकया आपको बताता हूँ, इनका एक संगठन है, मेरे ख़्याल से 1990 के दशक में उसकी संस्थापना की थी इन्होंने, उसका नाम है ओवरसीज़ फ्रेंड्स ऑफ द बीजेपी, ओएफबीजेपी, ठीक है? आप उसको गूगल करें, उसको कोई अलापा प्रसाद नाम के कोई प्राणी हैं, वो चलाते हैं वो। एक तो मुझे ये नहीं समझ में आता यार कि तुम अमेरिका आके रह रहे हो, तुम इस मुल्क में रह रहे हो, तुम इसकी फ़िज़ा देखो, तुम यहाँ रह के कैसे तुम्हारा दिमाग इतना कचरा हो सकता है, मुझे तो यही नहीं समझ में आता।
तुम खुलकर यहाँ आए हो, इस मुल्क ने तुम्हें क्या नहीं दिया? तुम्हारे बच्चे यहाँ बड़े हो रहे हैं, अंग्रेज़ी बोल रहे हैं, अमेरिकन एक्सेंट से अच्छी-अच्छी नौकरियाँ कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूँ, मैं तो बहुत इंडियन कम्युनिटी के साथ मेरा राब्ता है, मैं उठता-बैठता हूँ यहाँ पे। यहाँ जो बच्चे यहाँ पैदा होते हैं, वो 99% अपने माँ-बाप का ये कूड़ा-कचरा नहीं अपने साथ लेके आगे चलते। उनकी वैल्यूज़ ही अलग होती हैं। माँ-बाप के दिमाग में भरा हुआ है। एक साहब से मेरी बात हो रही थी, वो बोले, "अरे! ये क्या हो रहा है? इमिग्रेट्स के खिलाफ अटैक हो रहा है, अमेरिका में ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना हो रहा है, लोगों को निकाला जा रहा है।" मैं बोला, "भाई इंडिया में भी तो हो रहा है, एसआईआर में कर रहे हैं।" फौरन बोले, "नहीं, वो तो ठीक कर रहे हैं, वो तो बांग्लादेशी घुस आए थे हमारे यहाँ।" तो ओवरसीज़ फ्रंट ऑफ बीजेपी जो है, इसकी जो 25-30 साल पुराना संगठन 2020 के आसपास इसने अचानक से ओवरसीज़ फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी ने जाके अपने आप को एक कानून के तहत रजिस्टर किया। वो क्या कानून था रजिस्टर जो किया? उसका नाम है फारा, ठीक है? और वो फारा जो कानून था, वो ये कहता है कि अगर आप किसी विदेशी संगठन या सरकार के लिए काम करते हैं, तो आपको फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। अब ये कई सालों से काम करते चले आ रहे थे, दशकों से काम करते चले आ रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि इनकी जो है कुछ ना कुछ अंदर से हुआ कि इनको अचानक 2020 में जो चुनाव थे वो राष्ट्रपति के चुनाव थे। यहाँ पे हर 4 साल पे राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं और हर 2 साल पे यहाँ की जो लोकसभा है उसके चुनाव, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा के चुनाव 5 साल पे होते हैं, यहाँ 2 साल पे होते हैं। तो 2020 में वो चुनाव थे, उसके डेढ़ 2 महीने पहले भाग के इन्होंने रजिस्टर किया। और अगर आप इतिहास में जाके देखेंगे तो आरएसएस के कोई बड़े नेता थे, उन्होंने ये बाकायदा ट्वीट करके बोला, "अरे भाई, अमेरिका में आप लोग जो काम कर रहे हैं, आप वहाँ के कानून को फ़ॉलो कीजिए।" मुझे लगता है कुछ यहाँ पे कानून की तरफ से, सरकार की तरफ से कुछ सवाल-जवाब इनसे हुए होंगे। तो ये जो काम यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे जो सिचुएशन है वो उसकी, और इन्होंने साफ-साफ ओवरसीज़ फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी ने साफ-साफ बोला है कि हमारा प्रिंसिपल कौन है? वो बीजेपी है। अब आपको पिछले साल का किस्सा आपने शायद पढ़ा होगा कि आरएसएस ने यहाँ पे एक पीआर एजेंसी को हायर किया हाँ, अमेरिका मैं में, पूछने वाला उसके बारे में। ठीक है? और पीआर एजेंसी को हायर करके बोले कि भाई ये जो पीआर एजेंसी है, वो हमारी छवि को सुधारे अमेरिका में। पहली बात ये कि तुमको अपनी छवि से क्या लेना-देना अमेरिका में? तुम इंडिया में हो, तुम अच्छा काम करो इंडिया में, तुम्हारी छवि सुधर जाएगी, लोग तारीफ़ करेंगे, है ना? महात्मा गांधी ने तो किसी पीआर एजेंसी को हायर नहीं किया, जवाहरलाल नेहरू ने तो किसी पीआर एजेंसी को हायर नहीं किया। आज भी आप आर्काइव में जाके देखिए, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह, टाइम मैगज़ीन, न्यूज़वीक मैगज़ीन जाके देखिए, वो नेहरू और इसके बारे में, गांधी जी के बारे में क्या बोलते थे वो, आज भी क्या बोलते हैं। तो आपको पीआर एजेंसी हायर करनी है अमेरिका में। अच्छा, वो पीआर एजेंसी क्या, अब ये तो इंडिया के हैं आरएसएस। इन्होंने पीआर एजेंसी को यहाँ हायर किया। पीआर एजेंसी ने क्या किया, उसने पहला काम ये किया, उसने एक लिस्ट बनाई कि कौन लोग हैं जो हिंदुत्व के इश्यू पर, जो यहाँ पर अपनी राय रखते हैं। उसमें हमारे जान-पहचान के लोगों के नाम उन्होंने लिस्ट में बनाए। उन्होंने सबको ईमेल भेजा कि भैया हमको आरएसएस ने रिटेन किया है एज़ देयर पीआर एजेंसी। आप बताइए, हम आपसे इंटरव्यू करना चाहते हैं। उसमें से 2 लोगों ने फ़ौरन मुझसे राब्ता किया। बोले ये तो हमसे इनको अच्छा, वो बहुत बड़ी क्रिटिक हैं, उसमें से एक लेडी हैं जो बहुत बड़ी क्रिटिक हैं हिंदुत्व की। अमेरिकन है वो, मतलब अमेरिकन इन द सेंस कि वो देसी नहीं उनका मूल है, भारतीय मूल की नहीं है वो, दक्षिण भारतीय मूल की भी नहीं है वो, दक्षिण एशियाई मूल की भी नहीं है वो। हुँ। तो फ़ौरन ये खबर जो है अखबार में पहुँच गई, अखबार ने छाप दिया। अब जैसे ही अखबार ने छापा, तो आरएसएस, तो खलबली मच गई आरएसएस के अंदर। तो आप अगर पीछे जाके देखें, 2 काम हुए। एक तो आरएसएस के स्पोक्स पर्सन ने ये बोला कि ये झूठ है, हमने तो किसी पीआर एजेंसी को हायर ही नहीं किया। और उसी दिन 5 जने ने एक स्टोरी छापी जिसमें उन्होंने लिखा, "अरे भाई, इसमें क्या गलत है अगर हमने पीआर एजेंसी हायर किया? हाँ, हमने हायर किया, इसमें कोई बुराई नहीं है इसमें।" तो किसी ने अंदर से कान पकड़ा उसका और बोला, "अबे बेवकूफ, हम तो डिनाई कर रहे हैं, तुम ये क्या छाप रहे हो?" तो वो स्टोरी फौरन डिलीट हो गई। मुझे लगता है आर्काइव करके कहीं न कहीं इंटरनेट में पड़ी होगी, लोगों ने आर्काइव किया होगा, पर वो फौरन 5 जने से वो डिलीट हो गई स्टोरी। 5 जन या ऑर्गेनाइज़र, 2 में से किसी एक में छपी थी। तो ये इनकी हालत आज की तारीख में ये है। और अब जो ये आए हैं मिस्टर भागवत, 2 साल पहले ये इंडिया डे परेड जो न्यूयॉर्क सिटी में हुई, 2022 का बुलडोज़र परेड मैंने आपको बता दिया। 2 साल पहले 2024 में न्यूयॉर्क सिटी में इन्होंने अनाउंस किया है राम टेम्पल फ्लोट लेकर आएँगे। फिर हम लोगों ने हंगामा किया। हमने न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल के वहाँ जाके, ऑफ़िस पे जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया।
मैं खुद था वहाँ पे, मेरी फ़ोटो छपी है न्यूयॉर्क टाइम्स में। हम लोगों ने हमारे सारे लोग आए थे, गोरे, काले सब आए वहाँ पर। और हमने बोला कि भाई ये तो नफ़रती गैंग है, आप इसके साथ क्यों उठ बैठ रहे हैं? तो न्यूयॉर्क सिटी का जो ममदानी से पहले मेयर था, एरिक एडम्स, वो जो अफ्रीकन अमेरिकन मेयर था, उसने पब्लिकली अनाउंस किया कि मैं नहीं जाऊँगा इस परेड में। पहली बार हुआ सालों में कि इंडियन मेयर गया न्यूयॉर्क सिटी का मेयर गया ही नहीं उस परेड में। क्योंकि और उसके बाद सबने छापा, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, सीएनएन, सी जितना नेशनल मीडिया है सबने छापा। यही इनका जो सबसे बड़ा रोना है, वो ये है कि भाई पूरी दुनिया हमको गलत निगाह से देखती है। ये कास्टिज़्म ही डिनाई करते हैं। कैलिफ़ोर्निया में आप अगर जानना चाहें तो मैं आपको वो भी बता सकता हूँ कि एक कंपनी के खिलाफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का केस कैलिफ़ोर्निया की सरकार ने किया हुआ है, जिसमें ये कूद के कह रहे हैं कि नहीं, ये इनका कहना है कास्ट एक्सिस्ट ही नहीं करती। ये कह रहे हैं आज की तारीख में दलित-वलित ब्राह्मण का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ कोई कास्ट-वास्ट नहीं है हिंदू धर्म में। ये कोर्ट में जाके बोलते हैं, ये विधायक में जाके विधायकों से बोलते हैं, ये यूएस कांग्रेस मेंबर्स ऑफ कांग्रेस से बोलते हैं। ये इनका हाल है। तो मुझे नहीं लगता इनका कोई इन्फ्लुएंस है, मुझे नहीं लगता इनका कोई इन्फ्लुएंस समाज में है। मैं अमेरिका में बहुत घूमता हूँ, बहुत यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, बहुत हिंदू बच्चों से मिलता हूँ। मत ये मंदिरों में घुस चुके हैं, मंदिर कमेटी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आप चाहे तो अगले हम एपिसोड में बात कर सकते हैं, न्यू जर्सी में ये एक मंदिर है, एक बैप्स नाम की एक संस्था है जो न जिसने न्यू जर्सी में अमेरिका का सबसे बड़ा मंदिर बनाया। और वहाँ पे फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने रेड किया आज से 5 साल पहले। वहाँ 100 डेढ़ 100 लोगों को छुड़ाया, क्योंकि उनको वो इंडिया से लाकर उनके पासपोर्ट ज़ब्त करके उनको कुछ बंधुआ मजदूरी यानी करवा रहे बंधुआ मज़दूरी करा रहे थे। अब बाद में स्वामीनारायण। इन्होंने हाँ, अब बाद में इन्होंने आर्गुमेंट क्या देते हैं ये, आर्गुमेंट ये देते हैं कि ये हम वहाँ मज़दूरी नहीं करा रहे थे, वो तो श्रमदान करने आए थे, स्वेच्छा से आए थे। पूरे 2000 साल से सारे दलित यही तो कर रहे हैं, स्वेच्छा से श्रमदान कर रहे हैं तुम्हारे लिए, है ना? तुम्हारा पखाना उठा रहे हैं, तुम्हारा जो कचरा उठा रहे हैं, तुम्हारे घर की झाड़ू लगा रहे हैं, तुम्हारे जूते सिल रहे हैं, तुम्हारे कपड़े धो रहे हैं, सारी गंदगी तुम्हारी उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो श्रमदान कर रहे हैं, उनको ऊपर वाले ने कहा है, राइट? तो यही तो मोदी का स्टेटमेंट था, एक बार उसने दिया था कि भाई ये तो देश के लिए सेवा है। अरे तो तुम करो ना जाके दूसरे का पखाना उठाओ, तुम उन्हीं को क्यों बोल रहे हो पखाना उठाने के लिए, है ना? तो वो भी अपने आप में एक और इनकी पूरी कोशिश ये है किस तरह से ये समाज पर अमेरिकी समाज को ये बता सकें कि हम ही सही लोग हैं। और ये हो नहीं पा रहा है, ये कर नहीं पा रहे हैं। और इसी सिलसिले में मोहन भागवत यहाँ पर आए हैं। और आप देखिएगा, भगवान ने चाहा तो 29 अगस्त को जितने लोग अंदर होंगे, उससे ज़्यादा नारेबाज़ी तो बाहर हो रही होगी वहाँ पर। ये पहले ही शुरू हो चुका है कि मैं देख रहा था कि कनाडा में करीब 250 से ज़्यादा संगठनों ने उनका विरोध किया और 100 के करीब वो समर्थन भी कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि एक तरफ से एक यहाँ तरफा भी है। बहुत विरोध है, यहाँ भी बहुत विरोध हो रहा है अमेरिका में। तो दोनों देशों में मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा विरोध है और काफ़ी कुछ लोग हैं जो उनका समर्थन में भी खड़े हैं। तो ये जो जैसे कि जो पूरा जहाँ पे हम लोग बात शुरू की थी उसको अगर हम वापस लौटे कि मोहन भागवत के लिए क्या मतलब उसको बोलते हैं ना कि हाउ विल सक्सेस लुक लाइक इस दौरे का जो है हासिल मुशायरा उनके लिए क्या होने वाला है कि कैसे वो बताएंगे कि हाँ ये दौरा उनका सफल रहा और उसमें वो क्या करने निकले हैं क्योंकि जाहिर तौर पे इस समय तो भारत में भी बहुत चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहे हैं जो पूरा संघ संघ परिवार नरेंद्र मोदी खुद और मोहन भागवत भी खुद क्योंकि एक तरफ वो जेनज़ी को लेके एक बात कह रहे हैं, उनके बाकी लोग जो हैं वो कुछ और बात कर रहे हैं। सब लोग अभी इसको बोलते हैं कि एक या तो जानबूझकर या फिर शायद सचमुच में एक हेडलेस चिकन जैसे बर्ताव करते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं। तो मोहन भागवत का जो पूरा दौरा है आपको कैसे लगता है कि वो क्या उसका प्ले आउट कैसे होने वाला है? दौरा तो देखिए इन्होंने छुपा के रखा हुआ है, सिर्फ़ न्यूयॉर्क वाली बात इन्होंने सामने लेकर आए हैं। बाकी तो ये कुछ बता नहीं रहे कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। पर देखिए ना, वो उनकी कोई भारत की सरकार में कोई मोहन भागवत की कोई जगह तो है नहीं। अगर वो यहाँ पर आके मिलेंगे तो किस बेसिस पे मिलेंगे? फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ के सांसदों से मिल सकते हैं। तो सांसद को ये पता है ये कौन है, क्या है, उनके स्टाफ उनको नोट बना के देंगे। तो सांसद भी देखेगा कि भाई ये हमारे पॉलिटिक्स के लिए ये ठीक है कि नहीं है कि हम इस आदमी से मिलें। बाकी ये क्या अचीव कर सकते हैं,
ये क्या भाई, नरेंद्र मोदी खुद भी तो अगले महीने तो नरेंद्र मोदी भी आएंगे यहाँ पे यूएन जनरल असेंबली में जाके अपना जो है तकरीर करेंगे वो। अब तो उन्होंने जो है बचा लिया है उसको, गौतम अडानी को जो बचा लिया है, तो शायद गौतम अडानी भी चक्कर लगाए आने वाले दिनों में। बुनियादी सवाल ये है कि निधीश, कि इनके पास यहाँ करने को कुछ क्या है इनके पास जो ये कर सकते हैं, उसका जवाब मुझे तो नहीं मिल रहा। ये सिर्फ अपने ही लोगों से जो इनके पैर छूते हैं, जैसे अभी वो एक बाबा है वहां पे इंडिया में, उसके वीडियो देखता हूँ मैं, कमाल के वीडियोस है, उसका नाम है अनुरुद्धाचार्य। वो आजकल अमेरिका में घूम रहा है, और मतलब वो यहाँ के पढ़े लिखे लोग, आदमी और महिलाएं, वो बाबा चल रहा है और अमेरिका में कैलिफोर्निया राज्य में या जाने कहाँ टेक्सास में अपने घर के बाहर उसके पैर के सामने गुलाब के फूल फेंक रहे हैं, और वो चल के आ रहा है और माँ 50 बार उसके पैर छू रहे हैं। ये जो पूरी एक, और उधर राहुल गांधी कह रहा है कि स्मैश पेट्रियार्की, तुम पेट्रियार्की को खत्म करो। वो पुणे में लड़कियों से कह रहा है इंडिया की लड़कियां पेट्रियार्की स्मैश करने को तैयार हैं, और यहाँ अमेरिका में जहाँ पेट्रियार्की बहुत हद तक स्मैश हुई है पिछले 50 साल में, वहां पे तुम बाबा के पैर छुए जा रहे हो, गिरे जा रहे हो, मरे जा रहे हो। मतलब ये क्या है? ये हिंदू धर्म है? ये बाबाओं के, हमारे आपके बचपन में कभी हम सुनते थे ऐसे पढ़े लिखे लोग इस तरह से बाबाओं के चरणों में जाके लौट रहे हैं, गिर रहे हैं? हैं? हमें क्या दर्शन दिया हिंदू धर्म का? हम हमारे जो रिफॉर्मर्स थे, उन लोगों ने क्या दर्शन दिया और तुम क्या क्रिएट कर रहे हो यहाँ पे? इनके पास कुछ है नहीं। आई डोंट सी एनीथिंग। ये सिर्फ अपने ही सरीखे लोगों से, संघ के ही लोगों से मिलेंगे। लोग अपने बच्चों को लेकर आएँगे, बच्चे बेचारे को कुछ पता नहीं, वो अमेरिकन अंग्रेज़ी बोलते हैं, अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका में बड़े हो, उनको माँ-बाप ने जो है संडे स्कूल में भेज-भेज के उनको ये बोला है कि तुम दो 2-4 चीज़ें सीख लो। एक तो भरतनाट्यम सीख लो या कथक सीख लो, वो सिखा देते हैं, ओडिसी ये वो सिखा देते हैं। वो उनके सामने डांस करेंगे छोटे-छोटे बच्चे आके, जो इंडिया में होता है, उसके बाद कहानी खत्म, कुछ नहीं होना है यहाँ पे। ये यहाँ से कुछ अचीवमेंट लेकर जाएँगे। ये 2018 में भी तो आए थे यहाँ वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस करने के लिए, शिकागो में गए थे। क्या स्पीच दिया ना, बोला हिंदू जो है वो शेर की तरह है, ये बोल के पिछली बार इनका जो हासिल था, वो ये था कि ये अपने सामने 8000 लोगों को बैठा के इन्होंने जो तकरीर की थी, उसमें बोले हिंदू शेर है, जब शेर जग जाता है तो ये हो जाता है, वो हो जाता है। सब हवाई बातें। इंडिया में इनका किला फ़तह हो रहा है, दूसरे लोग कर रहे हैं, इनको पब्लिक गाली दे रही है। इन्होंने राजस्थान में सीजेपी वालों को पीटा, अब सारे छोटे-छोटे रिपोर्टर्स अपना कैमरा लेके पहुँच गए, स्कूलों की हालत दिखा रहे हैं। अभी मैं देख रहा था बिहार में एक स्कूल की हालत दिखा रहा था, एक लड़का जो है, वो कह रहा है आप ये जो कुर्सियाँ-वुर्सियाँ जो टूटी-फूटी पड़ी हैं, मत समझिए कि मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली हुई कुर्सियाँ हैं ये यहाँ का शिक्षा विभाग है। और वो दिखा रहा है ये स्कूल है, और देखिए इसके जो चलाने वाले हैं वो फॉर्च्यूनर लेकर खड़े हुए हैं। तो ये दे हैव लॉस्ट द प्लॉट, इनके हाथ से बात इंडिया में निकल चुकी है, खत्म हो गई है, दे आर जस्ट काउंटिंग डाउन, इनके दिन खत्म है। और अब यहाँ अमेरिका में भी हिंदुत्व के दिन खत्म हो गए, आपको मैं बताता चलूंगा कैसे। बहुत-बहुत शुक्रिया अजीत इस बातचीत के लिए। ज़ाहिर तौर पे ये एक सौवा साल है, तो एक जिसको बोलते हैं कि वो अपना जिसको अपना गौरवशाली वर्ष समझ रहे होंगे उसका उसमें वो किस तरह से हम उसको आगे याद रखेंगे, देखेंगे वहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे कि हमने भारत में देखा और अभी हम विदेश में देखेंगे कि मोहन भागवत साहब जो हैं वहाँ पर क्या कुछ करके आते हैं। इस बीच देख ही रहे हैं कि भारत में बहुत तेज़ी से चीज़ें बदलती जा रही हैं और नवंबर के बाद शायद अमेरिका में भी साफ-साफ राजनीतिक जो उसको बोलते हैं तराजू जो है वो अपनी बदलता हुआ दिखलाई देगा। तो सबके कारण सबका फ़र्क पड़ेगा, सबका असर भी पड़ेगा, तो उसको भी हम देखेंगे। अजीत बहुत-बहुत शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए और फिर हम लोग जब ये इनका दौरा खत्म हो जाएगा तो फिर से इसको वापस पलट के देखेंगे कि भागवत साहब ने क्या-क्या कुछ हासिल किया इस पूरी बातचीत। बहुत धन्यवाद दर्शकों आपका भी इस बातचीत में शामिल होने के लिए। अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगी तो अपने हम ख़्यालों के साथ साझा करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, इसके साथ सहयोग करिए। बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। शुक्रिया, नमस्कार। हिंदी में खबरें कितनी सारी हैं। आप दरअसल इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के शिकार हैं। खबरें आ रही हैं आपके व्हाट्सएप पर, कुछ सच्ची, कुछ झूठी, कुछ तोड़-मरोड़ कर पेश की हुई और आपके लिए कितना मुश्किल है कि ये तय कर पाएँ कि सच कहाँ है, जो ज़रूरी है और जो प्रासंगिक है इस समय की दुनिया के लिए, इस समय के देश के लिए, इस समय की नागरिकता के लिए, वो खबरें कहाँ हैं। और उन खबरों को हरकारा आपके पास लेकर आता है। वहाँ पर आप लगातार पाएँगे कि जो जन पक्षधर मुद्दे हैं, जो जन पक्षधर खबरें हैं, जो जन पक्षधर सवाल हैं, वो वहाँ पर लगातार जिन पर चर्चा होती रहती है। बिना आपकी भागीदारी के ये मुमकिन नहीं है।
इसलिए हम चाहते हैं आपसे कि आप इस खबरों को साझा करिए, हमारे चैनलों को साझा करिए, हमें समर्थन दीजिए, आर्थिक सहयोग दीजिए। हम अपना क्यूआर कोड आपके साथ यहाँ साझा कर रहे हैं। आपके सहयोग से चलती रहेगी हरकारा की दुनिया और बची रहेगी पत्रकारिता का ये मिशन।